तो ये एपिसोड की शुरुआत होते जोंग जब कहीं पे जा रहा था तब वो कहता है कि हाँ चोइजुमी, मुझे तो अच्छे से याद है कि अभी जो थोड़े दिनों पहले हम दोनों के साथ हादसा हुआ था और हम लोगों ने तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे टाइम को स्पेंड कर लिया था। मुझे तो अच्छे से याद है। उन सारी चीज़ों में थोड़ी गलती तो है मेरी है ही, और उस नाइट को मुझे भी थोड़ा सा क्लेवर रहना चाहिए था और मुझे उस सारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था। और चाहे मैंने कितना भी ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक कर लिया हो या फिर तुमने अल्कोहल को ड्रिंक कर लिया हो, बट मुझे अपने आप में थोड़ा सा संभालना चाहिए था। बट है चीज़ में तुम्हें भी थोड़ी सी गलती है कि जब तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी तब मैंने भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। देन फिर आगे जब वो ऐसे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा था तब वो ऐसी अपने उस दिन की बातों को याद करते हुए थोड़ी और अपनी गलतियों को याद करता है। देन आगे कहता है कि बट हाँ, एक और बात कि ये सारी चीज़ें उस दिन से ही स्टार्ट हुई है जब मेरे फादर और चोइजुमी के फादर ने मिलकर हम दोनों के साथ में बैठा के हम दोनों की मीटिंग करवाया था। और तब हाँ, अगर मैंने उस दिन के बाद अपने आप में थोड़ा सा कंट्रोल दिखाया होता और मैंने अपने इम्पल्सिव थॉट्स को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया होता तब शायद से आज हम लोग का मामला थोड़ा सा डिफरेंट रहता। तभी ऐसे हम लोग थोड़े टाइम बाद वही सीन देखते हैं जहाँ पे जब ये दोनों के पेरेंट्स ने इन दोनों को एक साथ मिलने के लिए बुलाया था। तभी जुमी के फादर कहते हैं कि थैंक यू चेयरमैन, जो कि आप मेरे बात थोड़ी सी बुलाने पे आप यहाँ पे आ गए। वो कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे आना था और तुम जो मेरी पूरी कंपनी का बहुत ज़्यादा अच्छे ध्यान रखते हो वो सही चीज़ तो ऐसा चीज़ों के मामले में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। देन फिर जब वो दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और एक दूसरे को बहुत अच्छे से ग्रीट कर रहे थे तभी जुम कहता है कि सही में ये पूरी चीज़ तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और फिर जब एक टाइम पे तो दोनों के पेरेंट्स ये तक बात कर रहे थे कि क्या हम लोग को अपने बच्चों की शादी नहीं करा देना चाहिए, तब तो कहता भी कि ओ अब ये लोग अपने मैरिज तक भी बात को कर रहे हैं। बट चाहे कुछ भी हो, आज मैं सारी बकवास बातों को तो ज्यादा आगे बिल्कुल बढ़ने नहीं दूंगा। देन तभी जब वो उसकी ध्यान जुमी में जाती है तब वो कहता है कि मुझे तो बिल्कुल चीज़ को देख के मैं हैरान हूँ कि भले लड़की भला कैसे इतनी ज़्यादा एक्सप्रेशनलेस फेस को और बहुत ही ज़्यादा अपने आइस को ऐसे रख रही है जैसे कि उसको स्माइल तक करना नहीं आता, और तो मुझे पूरी शांत दिखाई दे रही है। और मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या आजकल के ज़माने में ऐसी यंग वुमेन एग्जिस्ट भी करती है जो कि इतनी ज़्यादा इंटेंस माहौल में भी इतनी ज़्यादा वो अपने स्ट्रेट फेस को रख पा रही है। बट ये सारी चीज़ें तो डायरेक्टर की एक लड़की ही कर सकती है, बिल्कुल चोइजुमी की जैसी। देन उसके फादर चेयरमैन कहता है कि डायरेक्टर चोई, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जो वाइफ है उसकी चोइजुमी की तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जमेगी, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, इन लोगों की तो पर्सनैलिटी भी मैच करती है। तभी अगले सेकंड जुमी कहती है कि वेल आप ये बातों को तो सही कहा, बट मुझे इस बारे में 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी आपकी वाइफ की तरह तो ज़्यादा कुछ भी अच्छी नहीं है। जिस बात पे तो उसके फादर भी हैरान थे कि भाई लब ये क्या झूठ बोल रही है। तभी हंसते हुए कहते हैं कि वाह, आजकल के बच्चे तो सही में कुछ ज्यादा ही ब्लंट रहते हैं और बड़ों को इतनी ज्यादा फेयरलेसली जवाब दे देते हैं। और हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था जुमी, तुम तो उससे भी ज्यादा डेरिंग निकली हो। और जब जुमी के फादर उसके ऊपर चिल्लाने ही लगे थे तब चेयरमैन ही कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि आजकल के बच्चे तो इतना ज्यादा फेयरलेस रहते ही है, इसलिए मैं इस बात के लिए तो उसे बिल्कुल भी टोकना नहीं चाहिए। तब इन चीज़ों को देख के जून कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा चीज़ों के बाद भी इसने अपने फेस को इतना ज़्यादा कंपोज्ड और पूरा शांत रखा है। और क्या सही में ये अभी मेरे फादर चेयरमैन, जो कि वुशंग कंपनी ग्रुप के मालिक है, उनके साथ इतनी ज़्यादा अच्छे से बात कर पा रही है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा फेयरलेस हो। देन फिर अगले ही सेकंड गलती में ही सही, बट वो दोनों ने तो अनजाने में ही एक दूसरे को देख लिया था। और जब वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे थे तब तो जुमी भी उसको जोंग को बहुत ज़्यादा अच्छे से देख रही थी। और ये वो फर्स्ट टाइम था जब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे थे और दोनों एक दूसरे को एक साथ फर्स्ट टाइम देखा था। देन जोंग भी कहता है कि मुझे तो याद है कि जुमी का उस दिन पे जो पूरा काम और पूरा स्टेट माइंड था, मुझे तो वो सारी चीज़ें अब तक याद है और मेरे दिमाग में सारी चीज़ें बस गई है कि भला जुमी की पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। देन फिर हम लोग वो लोगों की ये मीटिंग के बाद रात का सीन देखते हैं जहाँ पे जुंग बस बात लेके ही निकला था। तब उसको अपने मैनेजर का फोन आता है, जिसको जब वो जैसे फोन उठा के यस बोलता है तब उसको बताता है कि अरे डायरेक्टर, आप लोगों के पेरेंट्स ने आप दोनों को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया था, तो फिर ये देखो जुमी तो आपसे मिलने के लिए भला कितने टाइम से वेट कर रही है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है ओहा, मैं इस बारे में तो भूल ही गया था। दोनों आगे से बताता है कि सर आप यहाँ पे प्लीज जल्दी आ जाओ, क्योंकि वो तो पूरे 2 घंटे से आपका वेट ही कर रही है। जिसके बाद फिर जोंग भी हड़बड़ाते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम वहीं पे रुको और मैं जल्दी से अपने आप को रेडी करके मैं वहाँ पे सारी चीज़ों को आके हैंडल कर लूंगा, मैं उन चीज़ों को संभाल लूंगा। देन फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि जब जुमी वहाँ पे ऐसी वेट कर रही थी जिस चीज़ को हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था, तो फिर ऐसी थोड़े टाइम बाद जोंग भी पीछे से रेडी होके आ गया था। देन फिर जब वो ऐसे उसके पास आ रहा था तब वो कहता है कि मैं तो खुद वंडर करता हूँ कि जुमी कुछ ज़्यादा स्टूपिड है या फिर कुछ ज़्यादा ही क्लेवर है।
देन तभी अगले सेकंड जुमी का वेट करते उसका फोन रिंग करता है। वो अपने फोन को उठा के कहती है कि वो अच्छा तुमने मुझे कॉल किया। हाँ तुमने मुझे उसकी फ्रेंड से बताती है कि हाँ तो फिर तुम्हें हमारे सीनियर के बारे में याद है ना, उसका जो एंगेजमेंट पार्टी है, तो फिर क्या तुम वहाँ पे आओगी नहीं? वो कहती है अरे मैं भला क्यों नहीं आऊँगी, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी ना। देन फिर जब उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि तुम्हें तो पता है ना कि वो लड़का बहुत ज़्यादा कूल और कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है, जैसा कि तुम इस एक लड़के से जुंगयून नाम के लड़के से मिल रहे हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, और उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा मैनर्स है, इसलिए तुम प्लीज़ वो सारी चीज़ों को छोड़ के जल्दी से आ जाओ। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है ना कि मैं ऐसी किसी भी अरे गए लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, इसलिए तुम प्लीज़ मेरे बारे में भी ज़्यादा चिंता मत करो, और है मेरे भी कुछ हाई स्टैंडर्ड्स है, इसलिए मैं जल्दी से इस लड़के से मिलके मैं तुम्हारे पास कल आ ही जाऊँगी। और तब वो बात को सुन के तो जोंग भी स्माइल करने लगा था कि वाह अच्छा तो ये सारी बात को कह रही है। और वो तो कहता भी है कि जब मैं उन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा बोर हो गया था जो कि मेरी लाइफ में चल रही थी, और मैं तो बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जुमी से ना मिलके मैं वापस पीछे मुड़ जाऊंगा, तब नहीं पता बट क्यों मैं बस एक फ़ोन कॉल के बारे में सुन के इतनी ज़्यादा एंटरटेन हो गया था कि मैंने अपने इस प्लान को बदल लिया और मैं तो सीधा जुमी से मिलने के लिए उसके पास ही चले गया। और तब तो हम देख पा रहे थे कि जब जुमी अपने फ़ोन में बात ही कर रही थी तब पीछे से जोंग उसके सामने आ गया था। और वो कहता है कि अगर मैं लुक बैक करता हूँ तो मुझे याद है कि ये मेरी पहली मिस्टेक थी, जिस मिस्टेक के बाद से हम दोनों के बीच में सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मैटर हो गया है वो सारी चीज़ें आगे बढ़ गई है। जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं पीछे ना मुड़ के मैं सुमन के साथ डेट में सही में जाऊंगा। देन फिर हम लोग वही वाला सीन देखते हैं जब जोंग जुमी को एक स्टॉकर से बचाने के लिए उसे घर में गया था। तभी हम देखते हैं कि जुमी से पूछते हैं कि ठीक है जोंग, तो फिर अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम बस में थोड़ा सा ड्रिंक करते तक क्या तुम्हें घर में रुक जाओगे? तभी आगे इन सारी बातों को याद करते हमें बताता है कि मुझे तो याद है कि तब तो मैं खुद कन्फ्यूजन में था कि भला ऐसा क्यों हो रहा है कि भले लड़की आज उतना ज़्यादा ड्रिंक कर रही है जैसे कि आज से आगे कभी भी ड्रिंक करने नहीं वाली, और आज अपने पूरे मन को भर रही है। और मैं तो सच सच कह रहा हूँ कि उस टाइम पे मेरा वैसे कुछ बिहेव करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, बट सारी चीज़ें तो मेरे सोचने के बगैर ही वैसे आगे बढ़ते गई। बट तब मेरे मन में एक कन्फ्यूजन जरूर था कि भला मेरे से बाबा इतना ड्रिंक क्यों मान रही है, और भला ये इसके मन में ऐसी क्या बात चल रही है जिसको इतना ज़्यादा ड्रिंक करके भुलाना चाह रही है, और क्या ठीक है या फिर नहीं। और फिर आगे वो अपने इस मेमोरी को याद करने के बाद भी कहता है कि हम एक्सेप्ट करता हूँ कि उस दिन तो सारी चीज़ें वैसे अनप्रेडिक्टेबली आगे बढ़ी जैसे कि मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था, वो सारी चीज़ तो बस मिस्टेक ही थी। देन फिर आगे जब जोंग का वापिस से ये सारी चीज़ सोचना हो गया था तभी आगे वो कहता है कि हाँ मुझे याद है जब मैंने जुमी से उस लड़के का नाम लिया था जिसके बारे में फ़ोन में बात कर रही थी, तब तो इतनी ज़्यादा ड्रंक थी कि वो मुझे उस बात का रिप्लाई भी नहीं दे पाई, और उसने मुझे बस ये बताया कि वो बस उसका एक थोड़ा सा फ्रेंड था, कुछ खास फ्रेंड, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। देन फिर तभी जोंग जब गाड़ी में बैठ के इन सारी बातों को सोच के थोड़ा सा सीरियस हो गया था, तब तो उसका ड्राइवर भी पूछता है कि सर क्या आप ठीक हो, और क्या आप कुछ ज़्यादा थॉट में तो नहीं पड़ गए हो? वो बताते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं बस कुछ ऐसी बातों को सोच रहा हूँ। और वो कहता है कि मैंने उस बात को तो जुमी से भी झूठ नहीं बोला था जब वो मेरे ऑफिस में आके मुझसे पूछ रही थी कि जब हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बात कर रहे थे तब क्या मैंने सेफ्टी की चीज़ों को यूज़ किया था, और मैंने उनसे बताया था कि नहीं मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल यूज़ नहीं किया था, वो सारी बातें भी सच है, इसलिए तो मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि भला आगे क्या होगा और क्या जुमी ठीक है या फिर नहीं। देन फिर जो इन सारी बातों के साथ सीन ऐसे आगे बढ़ता है और हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पे जब जुमी वापस अपने घर में जा रही थी तब उसकी मामू से कहती है कि जुमी भला तुम इतना घर कम क्यों आती हो, और क्या तुम किसी बहुत बड़े बिजनेस की सीईओ हो जो तुम इतना ज़्यादा बिजी रहने लग गई हो, और भला तुम्हारा कैफे इतना क्या ज़्यादा हार्ड चलता है कि तुम उसको चलाने के लिए घर तक नहीं आती। वो बताती कि मम क्या वापस से मुझसे सारी बातों के लिए फाइट करने लग जाओगी। मम गुस्से में कहती है आजकल तो सही में ये सारी चीज़ों के कारण ही आजकल के बच्चों को बड़ा करना तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया है। और है क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम जो वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर सन से मिलने गई थी, क्या तुम्हारे उससे कुछ मामला आगे बढ़ा? वो कहती है कि मम क्या आजकल के लिए आपके लिए बच्चे अपने पेरेंट्स के अलावा और कुछ नहीं है, और क्या उन सारी बातों को करना बंद करोगी? वो उसको पकड़ के कहती कि जुमी आजकल तो तुम मुझसे कुछ ज़्यादा फाइट करने लगी हो, और क्या दिमाग आजकल कुछ ठंडा रहता है या फिर नहीं? हाँ भला आजकल का तुम्हारा दिन इतना ज़्यादा रफ क्यों जा रहा है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे चेहरे को देख के बता सकती हूँ कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रही हो। देन फिर तभी अगली सेकंड उसके फादर वहाँ पे आके कहते हैं कि जुमी भला तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो कि जब भी तुम घर में आती हो तुम्हारी फ्रीडम चले जाती है और तुम अपनी तरह बिहेव नहीं कर पाती। वो कहती कि फादर अच्छा तो आप भी आ गए। वो कहते हैं कि मुझे तो स्टार्टिंग से पता था कि जब तुम हमें छोड़ के अकेले रहने चले गई थी कि पक्का तुम्हें कुछ तो चल ही रहा है, और तुमने बस छोटी सी शॉप खोली है, वापस से में तुम शायद कुछ ज़्यादा काम कर रही हो। वो ने कहती कि फादर वो कोई स्मॉल शॉप नहीं है, और वो मेरा बहुत बड़ा कैफे है जो कि आजकल कुछ ज़्यादा अच्छा चल रहा है। वो कहते हैं कि तुम क्या अपने सारे बकवास चीज़ों को छोड़ के क्या किसी कंपनी में नहीं जा सकती?
वो कहती कि फादर मैंने आपकी बात को मान के उस अरेंज डेट में तो मैं गई थी ना जो आपने मेरे सेट किया था, तो फिर आप भला मुझसे आगे इतने ज़्यादा और स्ट्रेंज डिमांड क्यों कर रहे हो। वो कहते कि इस चीज़ में भला क्या स्ट्रेंज बात है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम उस बात में इंटरेस्ट लोगी और मैंने बस तुम्हें एक बार ही कहा था और तुम उसे मना करने चले गई। और हाँ, मुझे जिसके पहले कि कुछ पता लग पाए तुम तो उससे मिलने के लिए भी चले गई, क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम्हारे अंदर कोई हार्ट है भी। और हाँ, तुम्हें पता है ना कि तुम किसी भूत को बुद्ध बना सकती हो, पर तुम मुझे तो कभी भी मजाक नहीं बना सकती। वो कहती कि फादर तो फिर आपको अगर मेरी वो डेट इतनी ज़्यादा बेकार लगी तो क्या मैं सारे मामले को आज ही एंड अप कर दूँ। और यही वो मेन बात है जिस बात को करने के लिए मैं आपसे आई थी। और मॉम, मैं आपको बता दूं कि आपने जिस डायरेक्टर सन से मुझे मिलने के लिए भेजा था उस बहुत बड़े डॉक्टर से मैं उस सन से आज से आगे नहीं मिलने वाली, और ना कि मैं उस भूषण कंपनी के डायरेक्टर से मिलने वाली हूँ जिसे डैड आपने मुझे मिलने के लिए कहा था। उसके दोनों पेरेंट्स कहती कि वाह, तब तुम ऐसे करोगी। वो रिप्लाई करती कि आप लोगों को पता है ना कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा ठेठर नहीं कर सकते और आप लोग मुझे कोई चीज़ करने के लिए इतने ज़्यादा बार बार नहीं कह सकते। और वैसे बबी तो मैं एक बहुत ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी कैफ़े की शॉप को तो चला ही रही हूँ, इसलिए मैं अपने लाइवलीहुड को तो निकाल ही लूँगी। इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरी भी डिमांड को और मेरी भी डिसीजन को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो। वो कहती ओ लाइवलीहुड, क्या तुम सेम उस कैफ़े के नाम में अपने घर को चला लोगी। और उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या अगर तुमसे कुछ पैसा लेना नहीं हो पा रहा है और तुम अगर अपने उस छोटे से कॉफ़ी के कैफ़े को चलाना बंद कर सकती हो जो कि एक मजाक है, तो क्या तुम अब मेरी बात को मान के क्या अच्छे से शादी कर लोगी। क्योंकि अगर तुमने अच्छे से मेरी बात को मान के मैरिज कर लिया होता तब तक मैं बहुत प्रॉपर्टी और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वर्थ के साथ नेटवर्थ के साथ बढ़ जाती। अरे मैंने तुम्हारे बचपन से लेके अब तक जो तुम्हारे कॉलेज फीस, तुम्हारे हर चीज़ किया है, तुम्हारे एजुकेशन, मनी और सारी चीज़ों को लेके क्या तुम उन चीज़ों की थोड़ी सी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। और मैंने जब तुम्हारे लिए एक कॉफ़ी के बहुत बड़े कैफ़े को भी खोल दिया था, तो क्या तुम बस एक आखिरी बार मेरे मुझे ग्रेटिट्यूड दिखा के मेरी बातों को नहीं सुन सकती। तभी उसकी मॉम भी उसके डैड से कहती है कि आपको थोड़ा सा काम डाउन करना चाहिए और आपको इसकी पेटना ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाना चाहिए। तभी उन सारी बातों को सुनने के बाद तो जुम्मी भी पूरी तंग आ गई थी और वो कहती भी है कि यही तो रीज़न है जिस रीज़न के कारण मैं बाबा अपने घर में आना नहीं चाहती, क्योंकि लोग तो मुझे बार बस मेरी शादी के मामले को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि जुंग जो है वो बहुत ज़्यादा हार्टलेस और एक कैलकुलेटिंग मैन है, और वो तो किसी की बातों में आके कभी भी कुछ डिसीजन को कभी भी नहीं लेता है। इसलिए वो एक बहुत ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड मैन है जिसके बारे में तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। और वो तो मन में कहती भी है कि मेरे फादर उस गैंगस्टर के बारे में ये सारी बातें तो कह रहे, बट क्या जुंग इस तरीके का इंसान तो नहीं है जिसको वो चाहते हैं कि मैं उससे मैरिज करूँ। बट उसके फादर कहते कि भले ही वो ज़्यादा ह्यूमैनिटी में बिलीव नहीं करता हो, बट वो दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है और वो जो जॉब करता है वो अपने कंपनी को संभालने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और तुम एक बात को भूलना मत कि जैसे डॉक्टर जोंग अपने एक जापान की ट्रिप को खत्म करके वापस यहाँ पे आएंगे, तब तुम्हें उनके बताए हुए एक जगह में एक सेरेमनी में जाना है, एक होटल की सेरेमनी में। इसलिए ठीक है, तो तुम भी उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जरूर से आना। तब वो कहती है कि अगर मेरे फादर को सिमी मेरे से इतनी ज़्यादा डिमांड थी तो क्या सिमी इनको एक बच्चे को यानी कि एक लड़की को अपने पास नहीं रखना चाहिए था। देन फिर अगले सेकंड अपने जगह से उठ के कहती है कि ठीक है, तो मैं वापस अपने घर जा रही हूँ और हाँ, अब मैं बार बार यहाँ पे ज़्यादा नहीं आऊँगी आप लोगों के पास, इसलिए प्लीज़ अगर आप लोगों को मुझसे कुछ कहना होगा तो आप लोग जल्दी से कह देना। और आपने जो मुझे अभी इनविटेशन के बारे में बताया है, अगर मेरा मन नहीं किया तो मैं उस इनविटेशन को भी डिक्लाइन कर दूंगी। और हाँ मम, आप जो मुझे उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलाना चाहती हो, मैं उससे तबाही बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, इसलिए उसके बारे में तो पूरा ही ना कर दो। उसकी मॉम भी कहती कि व्हाट सही में, ओ माय गॉड, तुम तब ये सारी चीजें करने वाली हो। बट वो उनकी सारी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हुए कहती है कि बैठा ये बात सच है कि जब से मैं बचपन से ही मैं बड़ी हो रही हूँ, मैंने वो सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया है जो कि मेरे फादर की ही है और जो सारी चीज़ें मेरे फादर की बिलोंग करती है। और अभी मैं जिस ड्राइवर के साथ, जिस सर के साथ आगे अपने कॉफ़ी शॉप में वापस जाऊँगी, ये सबोनेट भी मेरे फादर के ही है। इसलिए बचपन से लेके अब तक अगर मैं उन सारी चीज़ों को यूज़ करती हूँ जो मेरे फादर की है, तो मुझसे इतनी सारी बातों को तो कह ही सकते हैं। और बचपन से मेरे फादर ने मुझे सारी बातें कहा है कि मुझे जितना एंजॉय करना है मैं कर सकती हूँ, बट मुझे उनकी किस बात को मारना पड़ेगा। और हाँ, मैं तो इस चीज़ को कहते हुए अशेम्ड भी हूँ कि मैं तो चीज़ को लेके बहुत डरती हूँ कि अगर मुझे खुद से अपने घर को चलाना हो, अगर मुझे अकेले रहना होगा तो विदाउट मेरे पेरेंट्स की हेल्प को, क्योंकि ये चीज़ करने में आसान तो लगती है, बट ये चीज़ करना उतना ज़्यादा रियल में आसान बिल्कुल भी नहीं है और हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प लेना पड़ता है। बट हाँ, जब तक मैं ये सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर लेती, तब तक मैं मेरे घर में आज की तरह वापस तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगी।
और हाँ, जब तक मैं अपने हेड को हाई नहीं रखती तब तक मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं आऊँगी। देन फिर ऐसे अगली सेकेंड जूमी रात की टाइम में वापस अपने कैफे चले गई थी। तभी जब उसकी वर्कर से कहती है कि मैम आज कोई संडे या फिर सैटरडे नहीं है इसलिए ज़्यादा कस्टमर नहीं आ रहे। वो कहती कि हाँ वीकडे में ऐसा तुम्हारे साथ जरूर रहता है। और आगे कहती कि ठीक है अगर आज का हम लोगों का शॉप इतना ज़्यादा खाली है तो फिर क्या हम लोग आज अपने शॉप को जल्दी से बंद करके एक साथ कोई कॉफ़ी डेट में या फिर कुछ कॉफ़ी को पीने चले। वो उसके गाइड उससे कहते हैं कि हाँ बॉस आज हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग एक नॉर्मल थोड़ा सा चिल करने के लिए बाहर तो जा ही सकते हैं। वो कहती कि ठीक है इन डेट केस मैं जल्दी से अपने सारे काम को ख़त्म करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो दोनों लोग उसे थैंक यू भी कहते उसके अच्छे एडवाइस के लिए। देन फिर आगे कहती है कि ठीक है तो फिर अब जो फिलहाल के लिए डायरेक्टर जाऊंगा अपने किसी जापान के बिजनेस ट्रिप के लिए गए तो फिर थोड़ी देर के लिए तो मुझे तंग नहीं करेगा, मेरे से मिला कम ही होगा और मैं तब तक के लिए पीसफुल रह सकती हूँ। बट तब अगले सेकंड उसके शॉप का गेट ओपन होता है और एक वुमेन उसके शॉप में चल के आ जाती है। और ये वुमेन को देख के तो जूमी भी हैरान थी कि भला है कौन है। बट तभी हमें दिखाई देता है कि शायद से तो वही वुमेन थी जिसको हमने जॉम के पास कुछ थोड़े पार्ट्स के पहले देखा था। देन आगे उसे पूछती है कि ठीक है मैम तो फिर आप भला क्या ऑर्डर करोगी, जिसके बाद पहले तो नहीं पता क्यों बट जूमी को बहुत ज़्यादा घूरने लग जाती है। और आगे उसे कहती है कि ठीक है तो तुम मुझे 1 कप एस्प्रेसो कॉफ़ी दे दो। वो कहती है ठीक है मैम मैंने आपका ऑर्डर लिख लिया है। और वो कहती भी है कि नहीं पता बट क्यों भी मुझे मेरे अंदर के इतनी ज़्यादा स्ट्रेंज फीलिंग क्यों आ रही है जैसे कि लड़की मेरे को मेरे सोल के अंदर ही देख रही है। देन फिर आगे वहीं पर जाके साइड में बैठ जाती है और अपने कॉफ़ी को ड्रिंक करते हुए नहीं पता कि बट जूमी को घूर घूर के देखने लग जाती है। तो जिसको देख के तो अभी ज़्यादा हैरान थी कि क्या इसको मेरे से कोई दिक्कत है। उसका वर्कर भी पूछता है कि मैम क्या आप इसको जानती हो। नहीं मैं इसको नहीं जानती। तब दूसरी बार उसके पास जाके उसे पूछती है कि ठीक है मैम तो फिर आप क्या कुछ और लेना चाहोगी। वो बताती कि नहीं मैं और कुछ नहीं लूँगी। तभी जूमी कहती है कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि उस वुमेन ने जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव इयरिंग्स और एक्सपेंसिव बैग और सारी चीज़ों को कैरी किया है वो सारी चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो फिर क्या सही में ये वुमेन बस यहाँ पे बस इसलिए बस कुछ कॉफ़ी को ड्रिंक करने आई है, क्योंकि ये मुझे ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं लगती जो कि बस एक कॉफ़ी शॉप में जाके बस कॉफ़ी ड्रिंक करने के लिए आएगी और कुछ नहीं। तभी अगले सेकंड उसके वर्कर से एक प्लेट ही गिर जाता है जिससे वो पूछती भी है कि क्या तुम ठीक हो। वो बताते कि हाँ मैम ठीक हूँ बट सॉरी मुझसे गलती हो गई। और जब वो लोग ऐसी बात कर रहे थे तब दूसरी वर्कर उस नई लड़की को बताती है कि ठीक है मैम तो अब हमारा आज का अपने शॉप को क्लोज करने का टाइम आ गया, तो अगर आपको जल्दी हो तो फिर आप शायद से नहीं यहाँ से जा भी सकती हो। वो सीएस कह के वहाँ से आगे बढ़ जाती है थैंक्स फॉर द कॉफ़ी कह के। और जब वहाँ से ऐसे ही चली गई थी तभी हम देख पा रहे थे कि वहाँ का माहौल कितना ज़्यादा शांत हो गया था। और तभी वो लोग बात भी करते कि ठीक है मैम तो क्या को पता है यहाँ पे शायद से एक और स्टोर भी खुलने वाला है और यहाँ का जैसा एटमॉस्फेयर चल रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान यहाँ से कहीं पे गलती से ना आके पूरी बिल्डिंग को ना खरीद ले। जिस बात पे जूमी को ज़्यादा ध्यान नहीं देती तभी उसको इसी हालत में देख के उसके बाकी के लोग पूछते हैं कि मैम क्या आप ठीक हो। वो बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और ठीक है तो हम लोग का जो बाहर जाने का प्लान था तुम लोग इसके बारे में पता है ना, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि क्योंकि मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है मैं तुम दोनों को पैसे देती हूँ और तुम लोग जाके एक साथ ड्रिंक कर लेना। जिस बात पर जो वो लोग थोड़ा सा ब्लश करने लगे थे तब उन्हें बताती है कि अरे तुम लोग को पता है ना कि अगर हम लोग को एक साथ ड्रिंक करना है तो हमें कोई ना कोई साथी तो चाहिए रहता है और अकेले ड्रिंक करने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए तुम ज़्यादा शर्माओ मत और मेरे कार्ड को लेके जाके अकेले ही ड्रिंक कर लो। वो लोग कहते कि ठीक है बॉस हम लोग ठीक है। और बट क्या आप ठीक हो और क्या आपको कुछ तबीयत तो खराब नहीं है जिस तरीके से आप बिहेव कर रही हो। वो बताया थी कि मेरे बिहेवियर के लिए सॉरी बट हाँ मुझे उतना खराब नहीं लग रहा, बट हाँ मुझे बस थोड़ा सा लेजीनेस फील हो रहा है। और हाँ ठीक है अब तो लो मेरी चिंता मत करो और अब हम लोग को शॉप को क्लोज करके आगे बढ़ जाना चाहिए। देन फिर जो मैं अगली सेकंड वो दोनों के जाने के बाद अपने शॉप में बैठी थी तब वो कहती है कि नहीं पता क्यों बट आजकल मुझे अचानक से मेरे हड्डियों में थोड़ा सा दर्द और मुझे थोड़ा सा डिजी और थोड़ा सा ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे बोन्स थोड़े से इचिंग कर रहे हैं और नहीं पता क्यों बट मुझे मेरे पूरी बॉडी में स्ट्रेंज फील हो रहा है। देन फिर जब अगले सेकंड में वापस से जॉन्ग की और अपने उस नाइट के बारे में याद करने लगती है तब वो कहती कि वॉट भला मैं वापस से इम्पॉसिबल भला उन सारी चीज़ों के बारे में क्यों याद कर रही हूँ और क्या मेरी हालत ठीक है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे तो इस टाइम में भी उस मैन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। देन फिर तभी अगले सेकंड हमें दिखाई देता है कि जब जूमी को अपने ऊपर कुछ तो शक हो रहा था और जब उसने चेक किया कि कहीं वो गलती से प्रेग्नेंट तो नहीं है तब उसके रिजल्ट को देख के तो उसका पूरा होश उड़ गया था, क्योंकि अगले सेकंड हमें दिखाई देता है कि उसको तो उसके टेस्ट में 2 लाइन्स आए थे मतलब कि वो प्रेग्नेंट है। और वो जिस बात को देख के तो और भी ज़्यादा हैरान थी कि वॉट क्या ऐसा सही में हो सकता है। जिसके बाद फिर इस बात को कंफर्मेशन करने के लिए आगे 2-3 बार और टेस्ट करती है और उसे रियलाइज होता है कि बार बार तो रिजल्ट सेम ही आ रहा है और शायद से वो सेम ही प्रेग्नेंट है। और वो तो कहती है कि अब भला मैं आगे क्या करूँगी और क्या मुझे अभी यहाँ से आगे इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करने के लिए हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अकेले तब मैं आगे क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
बट देन फिर आगे अपने स्टमक को पकड़ के कहती है कि बैठा सही में आगे साइड दिल सही है तो फिर मुझे आगे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बैठा मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या मुझे इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जो बच्चा है ये उस मैन का भी है और वो मैन तो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो कि बहुत ज़्यादा डेडली और सीरियस टाइप का है। तो इसमें तो खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या कोई बच्चा जिसको इस तरीके का फादर रिसीव होगा या फिर उसको अपने फादर का रिसीव लव कभी रिसीव हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो बिजी ही रहता है। तो भला मुझे आगे क्या करना चाहिए और क्या मुझे इन सब चीज़ों के कारण इसको इस दुनिया में वेलकम करना चाहिए या फिर नहीं। देन तभी उसको अपने फादर का मैसेज आता है कि ठीक है जूमी, तो मैंने तुम्हें जिस वीक के इवेंट के बारे में बताया था वो इवेंट स्टार्ट होने वाला है और अगर तुम चाहती हो कि तुम मुझे जल्दी से कन्विंस कर दो कि तुम जैसे जीना चाहती हो मैं तुम्हें वैसे जीने दूँ तो तुम्हें मेरी बात को मानना ही पड़ेगा। इसलिए ठीक अब तुम अपने टेंट्रम्स को शो करना बंद करो एक बच्चे की तरह और चुपचाप से वह इवेंट में आ ही जाना। वो भी नहीं यस बोल के अगले सेकंड उस इवेंट में जाने के लिए आगे बढ़ जाती है और वहाँ का पूरा माहौल तो बहुत ज़्यादा स्नो तरीके का हो रहा था। वो जो कहती भी है कि जब मैं यहाँ पे आई हूँ तब तो मुझे यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ का एक वेटर उसे वेलकम करके कहता है कि ठीक है मैम, तो आपका इस ग्रैंड ओपनिंग में वेलकम है और हाँ मुझे डायरेक्टर से पता चला था कि मुझे आपको थोड़ा सा केटर कर रहे हैं तो फिर ठीक है आप मेरे साथ मुझे फॉलो कर सकती हो। दैन उससे पूछता है कि मैम बट आप मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही तो फिर क्या आपके साथ सब कुछ ठीक है और आप क्या वेल फील कर रही हो कि नहीं। वो बताती है कि अरे दरअसल मैं कल रात को उतना अच्छे से नहीं सो पाई थी इसलिए मैं बस तुम्हें ऐसी दिखाई दे रही हूँ और तुम इस बार में इतना चिंता मत करो। बस फिर तभी हम थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे जब जूमी ने कन्फ्यूजन के कारण वो डॉक्टर के पास गई थी तब डॉक्टर ने उसे बताया था कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम पिल्स को खाओगी भी तो भी इस बात कंफर्म नहीं है कि तुम्हें जैसे रिजल्ट चाहिए तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं और तुम्हारा जो ब्लड कंट्रोल है वो हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि जो पिल्स होती है ये हर बार इफेक्टिव नहीं होती इसलिए तुम्हें अपने आप में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे अंदर जो प्रोसेस चल रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गया होगा जिनको बाकी चीज़ें भी कंट्रोल नहीं कर सकती। वो कहती है कि आगे हाँ मुझे पता है कि डॉक्टर ने जो मुझे बताया था अब तो मुझे उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। देन फिर आगे वो बताती है कि उसके अंदर जो सारी चीज़ें चल रही है उन सारी चीज़ों को जानने के बाद तो उसने पूरा सारी सोशल मीडिया ही स्कैन कर लिया कि भला उसे आगे क्या करना चाहिए और उसे तो बस डिफरेंट तरीके के एड्स दिख रहे थे जिसकी बात और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई कि भला उसे आगे क्या करना है और अब आगे अपनी सारी चीज़ों को जो उसे मिस्टेक हो गई है वो भला उन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी और क्या कुछ पिल्स वर्क कर पाएगी या फिर नहीं। देन फिर प्रेजेंट में वेटर से बताता है कि मैम डायरेक्टर की स्पेशल रिक्वेस्ट में आपको यहाँ पे एक प्राइवेट रूम मिल रहा है जहाँ पे जाके आप आराम से रुक सकती हो और अगर आप चाहती हो कि मैं आपके लगेज को आपके रूम तक पहुँचा दूँ या फिर आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकती हो। वो उसे कहती है कि तुम मुझे मेरे रूम की कीज दे दो और मैं वहाँ पे अपने आप ही चले जाओगी। वो बताता है कि बट मैम सेरेमनी तो स्टार्ट होने वाली है तो क्या आप इस सेरेमनी को अटेंड नहीं करोगी। वो बताती है कि अरे सारी चीज़ें ओके है क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग को नहीं जानती इसलिए भला यहाँ पे मेरा वेलकम करने के लिए कोई है भी क्यों, तो फिर ठीक है मैं उन सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगी और तुम मेरे बारे में इतना चिंता मत करो और तुम बस मेरी बात को मान लो। दैन फिर वो वेटर जब उसको की देने के बाद अपने काम को करने के लिए आगे बढ़ गया था तब तो जो मैं आगे बढ़ने लग जाती है ये कन्फ्यूजन में कि भला आगे क्या होगा वो तो खुद कन्फ्यूज है और वो तो बाकी लोगों को देख के कहती भी है कि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो सारे लोग हैं वो सारे लोग बिजी है इसलिए शायद से मुझे टाइम मिल जाएगा जहाँ पे मैं जाके अपने रेस्ट को मिटा पाऊँ और मैं अपने रूम में जाके थोड़ा सा आराम कर पाऊँ। बट फिर जिसके पहले कि वो थोड़ा सी आगे बढ़े अगले सेकंड उसके पास तो अचानक से नहीं पता कैसे बट जोंगी आके रुक जाता है जिसको देख के तो भी हैरान थी कि वट भला यहाँ से आगे क्या होगा और भला यहाँ पे कैसे आ गया है। और गस अब जब जुम्मी को फाइनली अपने प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है और अब जब यहाँ पे नहीं पता बट कैसे अचानक से जोंग भी आ गया है तब आगे भला स्टोरी में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगी इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर जल्दी ही मिलूंगा उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।